Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Depositional Landforms of Glaciers of Class 11 Geography, chapter number 6. So far we have discussed the erosional landforms by glaciers and now we are going to move on to the depositional landforms. So in this video we are going to talk about glacial tills and outwash deposits जो कि ग्लेशियर के एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। वैसे तो ये थोड़े से सिमिलर हैं, हमने पिछले वीडियोस में भी एक आध बार आउटवॉश डिपॉजिट की बात की थी, बट यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली हम ग्लेशियल टिल एंड आउटवॉश डिपॉजिट की बात करेंगे एंड इन दोनों में एक डिफरेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। द अनअसॉर्टेड कोर्स एंड फाइन डेब्रीज ड्रॉप्ड बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर्स इज कॉल्ड ग्लेशियल टिल। ग्लेशियल टिल क्या होता है? अभी तक हमें इतना तो पता चल गया कि जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज्यादा इरोजन करते हैं। जब ग्लेशियर्स इरोजन करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो जिस सरफेस पे बह रहे हैं, जिस सरफेस के ऊपर ग्लेशियर्स मूव कर रहे हैं, उस सरफेस को वो तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, उसमें अब्रेजन करेंगे और मटेरियल प्लग करेंगे, निकालेंगे। उसकी वजह से जो भी मटेरियल निकलेगा वो क्या है, उसे हम डेब्री कह रहे हैं, वो मलबा है, वो मटेरियल है अर्थ का, वो निकल रहा है। अब ये जो मटेरियल होगा ये हर तरीके का होगा। हर तरीके का मतलब क्या है? कोर्स भी होगा, मतलब मोटे दाने भी होंगे, फाइन भी, एकदम महीन पार्टिकल्स भी होंगे मिट्टी के, इसमें बड़े बड़े पत्थर भी होंगे, बोल्डर्स भी होंगे, मतलब हर तरीके का मटेरियल जो है वो मिक्स होगा। क्योंकि जब यहाँ पे ग्लेशियर अब्रेजन करेगा तो वो चूज करके अब्रेजन नहीं करेगा, जो मटेरियल निकलेगा वो अपने आप निकलेगा। तो उसमें पतला मटेरियल भी होगा, फाइन मटेरियल भी होगा, कोर्स मटेरियल भी होगा, उसमें बोल्डर्स भी होंगे, उसमें पत्थर भी होंगे। ठीक है, तो ये पहाड़ था, ठीक है, इसके ऊपर ग्लेशियर बह रहा था। इस ग्लेशियर के वजह से क्या हुआ, नीचे का जो मटेरियल है वो निकला। नीचे का मटेरियल अलग अलग तरीके का है, ठीक है, और ये मेनली क्या होंगे? एंगुलर होंगे, ये राउंडेड नहीं होंगे, ये एंगुलर होंगे। अभी हम इसके बारे में भी रीड करेंगे। तो ये क्योंकि ये एंगुलर होंगे तो ये और ज्यादा इरोजन करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये जो मटेरियल है वो धीरे धीरे करके ग्लेशियर के साथ निकलेगा और मूव भी करेगा ना। तो ये मूव करके जो मटेरियल है वो जैसे जैसे ग्लेशियर नीचे आता जाएगा वैसे वैसे ग्लेशियर के साथ ये मटेरियल भी नीचे आएगा। मान लो ग्लेशियर जो है वो इधर वाले लेवल से अब कहाँ पे आ गया, अब वो इधर पे आ गया, ठीक है। तो जो वो मटेरियल लाया था अपने साथ वो पूरा यहाँ पे आने लगेगा, पूरा एकदम, ठीक है। थोड़ा बहुत पीछे रह जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी जमा रहेगा, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलने लगेगा और इसका ये जो लाया हुआ मटेरियल है वो डिपोजिट होने लगेगा। यहाँ पे ग्लेशियर जो है वो पिघल जाता है, बर्फ पिघल जाती है, पिघल के नदी की फॉर्म ले लेती है। तो उसके बाद जब यहाँ से ग्लेशियर हट जाएगा तो नीचे ये जो डिपोजिटेड लेयर मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लेशियल टिल, ठीक है, ये होगा ग्लेशियल टिल। यहाँ पे जो मटेरियल है ये अनअसॉर्टेड है। अनअसॉर्टेड मतलब सॉर्टेड नहीं है, इसका मतलब चीजें सेपरेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि फाइन मटेरियल जो है वो कोर्स मटेरियल से अलग है, ऐसा नहीं होगा, सारा कुछ मिक्स है। यहाँ छोटे बड़े पत्थर, हर तरीके के पत्थर, हर तरीके का मटेरियल जो है वो आपको आउटवॉश सॉरी वो आपको ग्लेशियल टिल में देखने मिलेगा। ग्लेशियल टिल में क्या है? अनअसॉर्टेड मटेरियल आपको देखने मिलेगा, अनअसॉर्टेड है, ठीक है, सेपरेटेड नहीं है, एवरीथिंग इज मिक्स्ड। Most of the rock fragments in till are angular to subangular in form. तो ये जो मटेरियल निकलता है ग्लेशियल टिल में, जो मटेरियल रहता है वो ज्यादातर कैसा रहता है? एंगुलर टू सब एंगुलर, मतलब उसमें इस तरीके से नोक रहती है, नुकीले पत्थर वो रहते हैं। या तो बहुत ज्यादा नुकीले रहेंगे, नहीं तो थोड़े बहुत उनमें एंगल रहेगा, मतलब एकदम से स्मूथ राउंड पत्थर नहीं होंगे, थोड़ा बहुत उनमें एंगल रहेगा। Streams form by melting ice at the bottom sides or lower ends of glacier. तो ग्लेशियर जो है वो पिघलता है। अब पानी जो है वो कहीं से भी पिघल सकता है, पिघल के वो साइड में छोटी सी स्ट्रीम के फॉर्म में जा सकता है, लोअर एरिया पे जो लोअर एंड्स होते हैं ग्लेशियर के वहां पे आ सकता है, और बॉटम जो नीचे वाला एरिया है ग्लेशियर का वहां से भी पानी पिघल के आ सकता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ग्लेशियर है इसका पानी पिघल पिघल के थोड़ा सा जमा हो रहा है, और देखो छोटी सी स्ट्रीम के फॉर्म में ये आगे बह रहा है। तो जो स्ट्रीम है वो साइड में भी बह सकती है इस तरीके से, भाई कहीं ऊपर से जो ग्लेशियर है वो पिघल के आ रहा है और ये साइड में बाउंड्री के यहाँ से स्ट्रीम बह रही है। हो सकता है इस ग्लेशियर के नीचे का जो पानी है, क्योंकि हल्का सा ना टेम्परेचर ज्यादा रहता है नीचे, जैसे अगर आप देखोगे कि जो
ग्लेशियर हैं, जैसे यहाँ पे ये ग्लेशियर है, ठीक है, ऊपर, तो इस ग्लेशियर के नीचे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी रहता है, ऊपर बर्फ है बट नीचे का जो बॉटम का जो पानी है वो आप मतलब लिक्विड फॉर्म में दिखेगा नीचे इसके बॉटम में। तो जो बॉटम का पानी है वो भी निकल के आगे आएगा स्ट्रीम के फॉर्म में। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं ग्लेशियर के पिघलने से वो बन सकती हैं। Some amount of rock debris small enough to be carried by such meltwater streams is washed down and deposited. अब क्या होगा, ये जो रॉक डेबरी हैं जो हमने ग्लेशियल टिल में पढ़ा कि किस तरीके से जो रॉक डेबरी हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, तो इन रॉक डेबरी में से जो भी मटेरियल, हल्का सा मटेरियल जो कि इन स्ट्रीम्स के साथ बहने के लायक हो, वो इन स्ट्रीम्स के साथ बह के आगे आ जाएगा और डिपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से देखो ये ग्लेशियर था, ठीक है, अब इस ग्लेशियर में नीचे आपको बहुत सारा मटेरियल जो है ये दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके मान लो साइड साइड से पानी जो है वो बह के निकलने लग गया, बर्फ पिघलेगी और पानी जो है वो बह के निकलेगा इस तरीके से आगे। अब ये पानी जो है बह के स्ट्रीम बन रहा है। अब ये जब स्ट्रीम जाएगी तो यहाँ पे जो भी मटेरियल होगा, जैसे यहाँ पे ये फाइन मटेरियल है, ठीक है, ये ग्रीन कलर से मैंने फाइन मटेरियल बनाया है, तो ये फाइन मटेरियल जो है वो इस पानी के साथ बह के आगे आ सकता है। मतलब फाइन मटेरियल को ये स्ट्रीम का पानी कैरी कर सकता है, तो वो कैरी करके आगे ले जाएगा और आगे जाके क्या होगा कि ये जो मटेरियल है, जो फाइन मटेरियल स्ट्रीम लाई थी, उसको ये डिपॉजिट कर देगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ इस तरीके से बनेंगे आउटवॉश प्लेन। So such glaciofluvial deposits are called outwash deposits. Glaciofluvial का मतलब क्या है, ग्लेशियो मतलब ग्लेशियर से रिलेटेड, फ्लूवियल मतलब रिवर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको देखो ग्लेशियर का भी काम नजर आ रहा है और रिवर का भी काम नजर आ रहा है, क्योंकि जब ग्लेशियर की वजह से ये मटेरियल सारा नीचे आया, चाहे फाइन मटेरियल है चाहे कोर्स मटेरियल है, ये सारा मटेरियल जो भी यहाँ पे नीचे आया, जिसको नदी, जिसको ये स्ट्रीम कैरी करके आगे ले जा रही है, वो कैसे आया, ग्लेशियर की वजह से आया, ग्लेशियर की इरोजनल एक्टिविटी की वजह से आया। और जब ये ग्लेशियर की एक्टिविटी की वजह से ये वाला पूरा मटेरियल नीचे आ जाएगा और पानी, बर्फ का पानी बनने लगेगा, छोटी छोटी स्ट्रीम्स बनने लगेंगी, तो अब ये स्ट्रीम्स जो है उस मटेरियल को कैरी करके आगे ले जा रही हैं। तो यहाँ पे ग्लेशियर की भी एक्टिविटी है और रिवर की भी एक्टिविटी है। ये स्ट्रीम एक तरीके से रिवर का काम कर रही है, छोटी छोटी नदियां ही हैं पानी की। तो यहाँ पे इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिट। ये ग्लेशियर का भी काम है और रिवर का भी काम है, तो इस वजह से ये जो डिपोजिटेड मटेरियल बन रहा है इसको आउटवॉश प्लेन्स बोलेंगे। अनलाइक till deposits, the outwash deposits are roughly stratified and assorted. तो हमने ग्लेशियल टिल में क्या देखा कि ग्लेशियल टिल में जो मटेरियल रहता है वो अनअसॉर्टेड रहता है, उसमें सारे मोटे पतले हर तरीके के पत्थर जो है वो मिक्स रहते हैं। बट आप आउटवॉश डिपोजिट में देखोगे तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रेटिफाइड रहता है, उसमें कंपैरेटिवली फाइनर पार्टिकल्स आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि जो पानी है वो लगभग एक ही तरीके के मटेरियल को कैरी करवा पाएगा। तो जो छोटे छोटे फाइन मटेरियल होंगे वो सारे आगे पानी के साथ आगे चले जाएंगे और फिर वो आउटवॉश डिपोजिट के फॉर्म में डिपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से जो आप यूं कह सकते हो कि जो पानी है, जो फ्लूवियल वर्क है, वो क्या कर रहा है, वो मटेरियल को सॉर्ट कर रहा है। उसने ग्लेशियल टिल में से कुछ सिलेक्टेड मटेरियल उठाया और उसको आगे ले गया। तो जो आउटवॉश डिपोजिट होंगे उनमें मटेरियल फिर भी स्ट्रेटिफाइड रहेगा, ठीक है, उसमें सेपरेटेड रहेगा, क्योंकि वो अलग तरीके का मटेरियल रहेगा, फाइन पार्टिकल्स आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। The rock fragments in outwash deposits are somewhat rounded at their edges. और यहाँ पे जो मटेरियल होगा आउटवॉश डिपोजिट में वो कुछ कुछ राउंडेड रहेगा उनकी एजेस पे। ग्लेशियल टिल में कैसे पत्थर रहेंगे, इस तरीके से, और आउटवॉश डिपोजिट में कैसे रहेंगे, ऐसे। तो जो आउटवॉश डिपोजिट है उसमें थोड़े से राउंडेड एजेस रहेंगी पत्थरों की। Figure 6.12 shows a few depositional landforms commonly found in glaciated areas. तो यहाँ पे इन्होंने एक पिक्चर दिखाई हुई है, उसमें आप कुछ कुछ जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है वो देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको आउटवॉश प्लेन दिख रहा है, यहाँ पे आउटवॉश दिख रहा है, ये आउटवॉश प्लेन है। तो इस तरीके से ये जो आउटवॉश प्लेन है, जो ऊपर से छोटी छोटी स्ट्रीम्स आएंगी, वो क्या करेंगे, वो मटेरियल को यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे। और यहाँ पे ग्लेशियल टिल जो है उसके लिए आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि ग्लेशियल टिल जो है वो जरूरी नहीं कि जब ऊपर का ग्लेशियर हट जाएगा तभी हम उस लैंडफॉर्म को ग्लेशियल टिल बोलेंगे। एक्चुअली ग्लेशियल टिल क्या है, मटेरियल है, डेबरी है। जो भी मटेरियल ग्लेशियर ने तोड़ के लाया, उस मटेरियल को, उस पूरे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, ग्लेशियल टिल बोलेंगे।
सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पूरा मटेरियल है इसको आप ग्लेशियल टिल बोल रहे हो। अब ऐसा हो सकता है कि जो ऊपर का ग्लेशियर है वो हट जाए, ठीक है, वो पूरा स्ट्रीम के फॉर्म में पिघल पिघल के आगे बह जाए, तो कुछ मटेरियल यहाँ पे जमा रह जाएगा, तो इसे आप ग्लेशियल टिल डिपॉजिट कह सकते हो। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे ग्लेशियल टिल जो है ये पूरा मटेरियल है जिसको कि ग्लेशियर अपने साथ लेके चल रहा है, जिसको उसने तोड़ा है और उसको वो अपने साथ लेके चल रहा है। और इस ग्लेशियल टिल से ही आप कह सकते हो ग्लेशियल टिल डिपॉजिट बनेंगे, क्योंकि अनअसॉर्टेड मटेरियल अगर डिपॉजिटेड है तो वो ग्लेशियल टिल डिपॉजिट है। और अगर इसमें से स्ट्रीम जो है वो मटेरियल को आगे लेके चली जाए और कुछ सॉर्टेड मटेरियल को आगे जाके डिपॉजिट कर दे, तो उसको हम आउटवॉश डिपॉजिट बोलेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि आउटवॉश डिपॉजिट क्या होते हैं, ग्लेशियल टिल क्या होते हैं।